हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर शिक्षा। आज हम लोग बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। लास्ट वाले वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस किया था। तो पहले जिन फीचर्स को हमने डिस्कस कर लिया था उनका एक छोटा सा हम रिकैप करेंगे और उसके बाद आगे वाले पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, हमारे संविधान के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और बाकी दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिफरेंट है, इन सारी बातों को हम आज के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो पूरा सुनना, ध्यान से देखना, राइट, और साथ साथ में आप अपने नोट्स भी जरूर बना लेना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं फर्स्ट फीचर जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और वो फीचर था लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी प्राउड की फीलिंग है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। इसके साथ साथ हमने अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया था। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की मैंने बात की थी। 7th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th, 73rd, 97th, राइट, 101 जो कि जीएसटी को लेकर आया था। इन सारे अमेंडमेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, इस पॉइंट की भी हमने बात कर ली थी। हमने डिस्कस किया था इट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसको डिस्कस किया था। फेडरल सिस्टम के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और अब जो हम 5th पॉइंट डिस्कस करेंगे वो पॉइंट रहेगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे देश के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, जो व्यवस्था क्रिएट की गई है, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या खास बात है? क्यों हमारी गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है? हमारे यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है, जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट। और स्टेट लेवल पे हमारे यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, क्योंकि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ आपको कुछ और सिस्टम देखने को मिलता है। और यूएस में आपको देखने को मिलता है जो सिस्टम, उसे कहा जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और इंडिया में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसका सोर्स रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट। तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने ब्रिटेन की पार्लियामेंट से लिया है। तो हमारे यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने ऑप्ट किया, ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। अमेरिका में आपने सुना होगा कि वहाँ पे प्रेसिडेंट सिस्टम चलता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, राइट। और ये हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन होता है। जिन एमपीज़ का हम इलेक्शन करते हैं वो उसके बाद में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं, राइट। सो देयर इज ए कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, जो कि इंडिया में भी है और जो कि ब्रिटेन में भी वो सिस्टम आज तक प्रिवेल कर रहा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को ना कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो ये जो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसका सोर्स क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि हमने यूएस से नहीं लिया है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। तो अगेन यहाँ पे हमें याद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो सबसे बड़ा सोर्स बना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से काफ़ी चीज़ें ऑप्ट करी और उसके अकॉर्डिंग अपने गवर्नमेंट को बनाया। लेकिन देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को कॉपी तो हमने कर लिया, लेकिन हमने उसमें कुछ अलग चीज़ें भी करी। इंडिया में कुछ अलग किया, भारत ने कुछ अलग किया जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नहीं किया था। जानते हैं कि क्या डिफरेंस है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में भी है और पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में भी है, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? तो दोनों में जो मेजर डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है सोवरेन, राइट। ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन बॉडी है। अब सॉवरेन बॉडी ब्रिटिश पार्लियामेंट है और इंडियन पार्लियामेंट के लिए मैं क्या बोलूंगा? नॉट ए सॉवरेन बॉडी। अब इस लाइन का क्या मतलब है? सॉवरेन बॉडी मैंने बोल दिया, तो इस लाइन का, इस शब्द का क्या मतलब है? तो सॉवरेन मीन्स फ्री फ्रॉम एनी इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल। जो सॉवरेन है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, या हिंदी में हम उसको बोले पूरी तरीके से स्वतंत्र है। आपको पता है कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो पूरी तरीके से सॉवरेन है और इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है। इसका मतलब अब मैं आपको रियल सेंस में एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूं। अगर हमारी पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया
तो क्या उस लॉ को चैलेंज किया जा सकता है? एग्जाम्पल के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसे चैलेंज किया गया, उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो हमारी जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है ना, उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उसको हम चैलेंज कर सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू सिस्टम। क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू सिस्टम। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो लॉ पूरी तरीके से सही है या उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो पूरी तरीके से जो एब्सोल्यूट पावर होती है ना, पूरी तरीके से जो एब्सोल्यूट पावर, मैंने इस वर्ड यूज किया, इस पर ध्यान देना, ये पावर कभी भी हमारी पार्लियामेंट को नहीं मिलती। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में सिस्टम बिल्कुल इसके अपोजिट है। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून, कोई लॉ, कोई स्टैट्यूट अगर बना दिया है तो उसको आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, राइट? दैट इज द डिफरेंस। और ये सबसे बड़ी खूबसूरती है किसकी? हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमारे लॉ मेकर्स जो थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कितने बड़े विजनरी थे, ये बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि उन्होंने पहले से ही ऐसा सिस्टम बना दिया कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाए जो ऑटोक्रेटिक हो, जो लोगों को लगे कि हमारे हितों के खिलाफ है, तो वो उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, राइट? एक दूसरा डिफरेंस भी देखो कि हमारे यहाँ पे इलेक्टेड हेड होता है। इलेक्टेड हेड यानी कि हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए पहले इलेक्शन होता है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ करते हैं जिसकी मेजोरिटी होती है, जिसके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, और उसी पॉलिटिकल पार्टी से या फिर उनका अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज का अलाइंस होता है तो उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उसको इलेक्ट करते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ हमारे देश में इलेक्शन सिस्टम है, लेकिन इसके अपोजिट ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में जो है ना, वो मोनार्क सिस्टम है, मोनार्क सिस्टम। तो इस मोनार्क सिस्टम में क्या होता है कि ब्रिटेन में राजतंत्र है, हिंदुस्तान में, हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, राइट? लेकिन ब्रिटेन में क्या है? वहाँ पे मोनार्क सिस्टम है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोनार्क सिस्टम, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है पता है आपको? ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो वहाँ की जो रॉयल फैमिली है, वहाँ की जो प्रिंसेस होती है, वहाँ की जो क्वीन होती है, उनकी साइड से, क्वीन की तरफ से क्या होता है? क्वीन की तरफ से अपॉइंटमेंट होता है। उसके लिए एक प्राइवेट सेरेमनी होती है और उस प्राइवेट सेरेमनी में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ब्रिटेन में प्रेसिडेंट सिस्टम नहीं है, प्रेसिडेंट सिस्टम यूएस में है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर सिस्टम भी है और प्रेसिडेंट सिस्टम भी है। हमने दोनों सिस्टम्स को ऑप्ट किया है, राइट? डिफरेंस क्लियर है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखी सिमिलैरिटी, कि सिमिलैरिटी क्या है, और अब ये देख लो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगला, सिंथेसाइज ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, राइट? तो हमारी जो पार्लियामेंट है, हम ये बोलते हैं कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो पूरी तरीके से हम बोलते हैं सॉवरेन नहीं है, क्योंकि हम जुडिशियल रिव्यू, हमारे पास एक ऐसा वेपन है जिसका इस्तेमाल करके हम हमारी संसद को, हमारी पार्लियामेंट को भी चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है तो वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से अल्ट्रा वायरस है या नहीं है। अल्ट्रा वायरस वर्ड का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर, राइट? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए परमिट करता है या नहीं करता। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी लॉ के लिए परमिट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को पूरी तरीके से वैलिड डिक्लेयर कर देगा, राइट? जुडिशियल सुप्रीमेसी का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल जाएगा, जो कि यूके में नहीं होता। यूके में बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जुडिशियल सुप्रीमेसी कहाँ है? जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में देखी जाती है और इंडिया में भी हम इसको देखते हैं। फिर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दोनों शब्दों पर ध्यान देना, दोनों वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो देखो, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ आपस में जो कनेक्टेड हो, उसको हम बोल देते हैं इंटीग्रेटेड। और साथ में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, यानी कि पूरी तरीके से जो इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ाद है, स्वतंत्र है, उसको हम बोल देते हैं क्या? इंडिपेंडेंट। तो हमारे यहाँ पे ना एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। इस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कह दिया,
जो कुछ भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसको मानने के लिए बाउंड है इंडिया के सारे हाई कोर्ट्स, और जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जितने कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं इंडिया में, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानने के लिए बाउंड हैं। अगर किसी हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आया है तो उसको मानने के लिए बाउंड है उस पर्टिकुलर स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, राइट, वो सारे के सारे बाउंड हैं। तो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है जो एनफोर्स करवाता है सेंट्रल लॉज को एंड स्टेट लॉज को। इज दैट क्लियर? सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है जो एनफोर्स करवाएगा सेंट्रल लॉज को भी एंड स्टेट लॉज को भी। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अथॉरिटी है अगर कोर्ट सिस्टम की हमारे देश में बात की जाए तो, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने के लिए हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, जैसे कि 24 हाई कोर्ट मैंने बोल दिया कि इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स हैं, तो उन सब हाई कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ता है। लेकिन यूएसए में पता है क्या है? यूएसए में देखो फेडरल लॉज अलग हैं, स्टेट लॉज अलग हैं, तो फेडरल लॉज और स्टेट लॉज अलग अलग कर दिए वहाँ पे। और इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से फेडरल का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, फेडरल वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि इंडिया में भी स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट है और सेंट्रल लेवल पे अलग गवर्नमेंट होती है, तो यूएसए में भी फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अगर कोई फेडरल लॉ बनता है तो उसको इन्फोर्स करवाने के लिए वहाँ पे फेडरल जुडिशरी है, राइट, और स्टेट लॉज को इन्फोर्स करवाने के लिए वहाँ पे स्टेट जुडिशरी का सिस्टम है। सो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ का सिस्टम यूएस में इंडिया से पूरी तरीके से अलग है, राइट। एक तरीके से वहाँ ड्यूल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, ड्यूल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। कैसे? फेडरल लॉज को इन्फोर्स करवाने के लिए फेडरल जुडिशरी एंड स्टेट लॉज को इन्फोर्स करवाने के लिए स्टेट जुडिशरी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, राइट, इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया है और उस लॉ को मान लो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि लॉ पूरी तरीके से वैलिड है और पूरे इंडिया में इस लॉ को इन्फोर्स करवाया जाए, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया तो पूरे देश में उस लॉ को इन्फोर्स करवाया जाएगा। आई मेरी बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स, राइट। और कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक गिवन है, राइट। और ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें आर्टिकल 32 भी कवर होता है जिसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। कौन सा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप पढ़ सकते हो फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, राइट। राइट टू इक्वालिटी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू ट्रेड इन प्रोफेशन भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब हम बात कर ही रहे हैं डीपीएसपी के बारे में तो मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, हमें मिले हैं स्टेट के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट मिले हैं? स्टेट के अगेंस्ट हमें ये फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। और अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ हम रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ हो तो। लेकिन जब हम बात करते हैं ना डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट को फॉलो करने चाहिए। अब इस डिफरेंस को समझना, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को फॉलो करने चाहिए जब स्टेट लॉ मेकिंग कर रहा है, जब स्टेट अपनी पॉलिसीज को बना रहा है, जब स्टेट कोई कानून बना रहा है तो उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए। बट द पॉइंट इज कि स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप स्टेट के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं करते अगर स्टेट जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती। लॉ मेकिंग में अगर स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती ना तो आप स्टेट पे केस फाइल नहीं कर सकते। अगर मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का आपको एक एग्जांपल दूं तो आप देखिएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये लिखा हुआ है कि स्टेट को ये इंश्योर करना है कि इक्वल पेमेंट मिले, इक्वल पे फॉर वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। चाहे आदमी काम कर रहा हो, चाहे औरत काम कर रही हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क इस बात से पड़ता है कि दोनों को इक्वल पेमेंट मिले। तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मेरे कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, मेरे कहने का मतलब है स्टेट को ऐसा करना चाहिए, राइट। तो स्टेट को क्या करना चाहिए, ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि दोनों को इक्वल पेमेंट मिले। एक एग्जांपल बताऊं मैं इसका आपको, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने बना दिया, तो वो गवर्नमेंट ने बना दिया, तो गवर्नमेंट ने बनाया, उसका पर्पस क्या है कि दोनों को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को इक्वल रेम्यूनरेशन मिले, उनमें किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, राइट। अगर मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एक और एग्जांपल दूं तो ये स्टेट को इंश्योर करना है कि 14 ईयर्स तक के सभी बच्चों को, 6 साल से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन मिले। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया और राइट टू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, आर्टिकल 21 में इसको ऐड कर दिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। मुझे एक डिफरेंस आपको बताना था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जो किसको फॉलो करने हैं, जो स्टेट को फॉलो करने हैं पॉलिसी मेकिंग में। किसमें, पॉलिसी मेकिंग में। लेकिन इसके लिए स्टेट के अगेंस्ट में रिट पिटिशन फाइल नहीं की जा सकती, राइट। फंडामेंटल राइट्स में कर सकते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं कर सकते। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस में गिवन है, सो दीज आर गिवन अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ एक और डिफरेंस सुन लो कि फंडामेंटल राइट्स किस में गिवन है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो किस में गिवन है, दे आर गिवन अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके लिए हम देखेंगे आर्टिकल कौन सा, इसके लिए हम आर्टिकल्स देखेंगे, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो नोवेल फीचर्स हैं, वो फीचर्स क्या हैं, सोशलिस्टिक हैं, गांधीयन है एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल है। तो गांधी जी की जो टीचिंग्स थी, गांधी जी के जो सिद्धांत थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनको ध्यान में रखकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को डिजाइन किया गया है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांधी जी जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थे इंडिया के सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स एक्सेप्ट महात्मा गांधी, राइट। लेकिन उनकी जो फिलॉसफी थी, उनकी जो थ्योरीज थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उसको ध्यान में रखा गया हमारे संविधान को बनाने में। अगला पॉइंट, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स का जो अगला पॉइंट है, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए हमें थैंक्स बोलना चाहिए, शुक्रिया बोलना चाहिए, किसको, हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी जी को। तो मिसेस इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवाया था, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवा के एक आर्टिकल ऐड किया था, आर्टिकल 51A, और उस 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। राइट तो हमें दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली इंट्रोड्यूस हुआ था तब हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन तब 1950 में 1950 में फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी। कौन सी कमेटी, ये कमेटी का नाम आप याद रखना, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। और रिकमेंडेशन आने के बाद क्या हुआ, ये देखो, रिकमेंडेशन आने के बाद 42nd अमेंडमेंट आया था। 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आया और कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A ऐड किया गया। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहूँगा। पार्ट 3 में हमने देखी फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में हमने देखे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड पार्ट 4A में आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4A में आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज, right? So consist only the article 51A and 11 fundamental duties इसमें प्रिस्क्राइब थी। बाद में क्या हुआ, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में एक 86th अमेंडमेंट आया था, 86th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आप सब इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था ना, इसमें एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया था, राइट? कि सारे बच्चों को जिनकी एज 6 साल है, कम से कम 6 साल है, और 14 ईयर्स तक की जिनकी एज है, उनको एजुकेशन मिले।
राइट। सो उनके एडुकेशन के लिए ना ये जो आर्टिकल था, इस आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 86th अमेंडमेंट को याद रखना, 86th अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे एक रिलेटेड आर्टिकल भी है, दैट इज आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन को बाद में ऐड कर दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे आप। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये वो ड्यूटीज़ हैं जो सिटीजन्स को फॉलो करनी होती है। वी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश के प्रति, राइट। तो हमारे देश के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो जिम्मेदारी है, जैसे कि हम देश के राष्ट्रगान की रिस्पेक्ट करेंगे, राइट, हमारी हिस्ट्री की, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की हम रिस्पेक्ट करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जितनी भी हमारे हिस्टोरिकल जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है, जो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उनको प्रिजर्व करेंगे, हम हमारे इन्वायरमेंट का ख्याल रखेंगे। सो ये कुछ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनको हमें फॉलो करना है। हमें बिना वजह किसी भी तरीके का कोई झगड़ा नहीं करना, दंगे फसाद ऐसा कुछ भी नहीं करना, राइट्स नहीं करने, पीस हार्मनी मेंटेन करनी है हमारी कंट्री में। दीज आर दी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियंस। कहीं ना कहीं बहुत से लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भूल चुके हैं और जिन्हें इनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है कि देश के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो वो जो हमारी जिम्मेदारियां हैं ना, वो किस में लिखी हुई हैं? वो सब लिखी हुई हैं किस में? फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। रेलेवेंट आर्टिकल कौन सा है? रेलेवेंट आर्टिकल है, यहाँ मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 51A। अमेंडमेंट आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद 86th अमेंडमेंट में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था जिसके बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद अगला पॉइंट, इंडिया इज़ ए सेक्युलर स्टेट। हमारा देश एक सेक्युलर देश है, राइट। तो सेक्युलर कंट्री का क्या मतलब हुआ? सेक्युलर कंट्री का क्या मतलब हुआ, अभी इसकी बात करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्या हमारे देश का, हमारी कंट्री का, इंडिया का, भारत का क्या कोई ऑफिशियल रिलीजन है? मैं बात करूं अगर पाकिस्तान की, या मैं बात करूं और इस्लामिक कंट्रीज़ की मैं बात करूं, तो वहां उनका ऑफिशियल रिलीजन ही क्या होता है? इस्लाम, राइट। तो इस्लामिक कंट्रीज़ ये बोलते हैं कि वी आर ए इस्लामिक कंट्री। पाकिस्तान वाले ऐसा बोलते हैं कि हम एक इस्लामिक देश हैं। लेकिन क्या आपने इंडिया में कभी किसी को ऐसा बोलते हुए सुना है कि हम एक सनातन देश में रहते हैं जिसमें सनातन धर्म को फॉलो किया जाता है, ऐसा कहा जाता है? या ये बोलते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो स्टेट है, वो हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या सिख है, ऐसा कभी बोला गया? हाँ, ये हमारे देश की हिस्ट्री की सबसे बड़ी खास बात है कि हमारे देश में हर मज़हब के, हर धर्म के लोगों को हमारे देश को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया है। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखोगे तो हर धर्म के लोगों ने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है, हर रिलीजन के लोगों ने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन हमारा देश किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, राइट। और इसलिए बोलते हैं वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का। हमारा देश जो है वो सारे धर्मों को, सारे रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देता है। और इस कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में, 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो अगला फीचर क्या है? अगला फीचर है वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हमारे देश में वोटिंग करने की एज क्या है? पहले ओरिजिनली मैं अगर आपको बताऊं तो दिस एज वॉज 21 ईयर्स, 21 ईयर्स थी। बट थैंक्स टू राजीव गांधी गवर्नमेंट जब आई थी, तो राजीव गांधी, राइट, इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस वोटिंग एज को उन्होंने रिड्यूस करवाया था। बाद में इस वोटिंग एज को 21 से 18 करवा दिया गया था। अमेंडमेंट कौन सा है? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं जितने भी अमेंडमेंट आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ उन सारे अमेंडमेंट को ध्यान में रखिएगा। अब तक मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ, 42nd अमेंडमेंट को डिस्कस किया, साथ ही साथ 86th अमेंडमेंट की मैंने बात की, और देखो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू इंडिया में वोटिंग की एज को रिड्यूस कर दिया गया था, 21 से 18 कर दिया गया था, राइट। और अगर आप लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, अगर राज्यसभा, राइट, राज्यसभा की बात यहाँ पे मैं नहीं करूँगा क्योंकि राज्यसभा वाले केस में यहाँ वोटिंग वाला सिस्टम, यहाँ जो वोटिंग वाला सिस्टम है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर एमपीएस के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन हो रहा है,
तो उस केस में जिसकी भी एज 18 ईयर्स हो चुकी है और जो सारी वोटिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है वो लोग वोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ पे हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में है। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यूएसए एंड दी पर्टिकुलर स्टेट। जैसे कि मैंने बोल दिया कैलिफोर्निया बोल दिया, न्यू जर्सी बोल दिया, तो यूएसए में लगभग 50 अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 50 स्टेट्स। कई लोग 52 बोलते हैं, कई लोग 50 स्टेट्स बोलते हैं कि यूएसए में। तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग फिगर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ जगहों पर आपको देखने को मिलेगा 50, 50 और कुछ जगहों पर देखने को मिलेगा आपको 52। तो यूएसए में क्या है, यूएसए में आपको सिटीजनशिप मिलती है यूएसए की भी और उस पर्टिकुलर स्टेट की भी। और इंडिया में क्या है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और इसीलिए सबको मिलते हैं यूनिफॉर्म राइट्स। उसके बाद अगला फीचर दैट इज द पॉइंट नंबर 14, इंडिपेंडेंट बॉडीज है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज को बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज को बेसिकली परमिट किया, बनाने के लिए परमिट किया, और ये कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये संस्थाएं पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहेंगी। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, फिर CNAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको हम कैग भी कहते हैं, फिर UPSC जो एग्जाम्स करवाती हैं, देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके लिए भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए परमिट करता है। अगला फीचर, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस में आप याद रखिएगा 3 मेजर आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 एंड आर्टिकल 360। 352, 356 एंड 360। 352 में लिखा हुआ है अबाउट नेशनल इमरजेंसी, जो कब लगती है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, इस सिचुएशन में ही सिर्फ आर्टिकल 352 लग सकता है। फिर आर्टिकल 356 जो होती है स्टेट इमरजेंसी, जिसमें लगता है प्रेसिडेंट रूल। जम्मू एंड कश्मीर में, दिल्ली में, अलग अलग स्टेट्स में ऐसा होता रहता है। कई बार ऐसा होता है जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाती है, जब लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती, बहुमत साबित नहीं कर पाती। तो कई बार हमने देखा है, जैसे कि हमने देखा था कि दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, फिर हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। और उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर स्टेट में जो गवर्नर होता है, गवर्नर जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है उस स्टेट में, वो उस पर्टिकुलर स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेता है। क्योंकि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी भी है और स्टेट भी है, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपके सामने रखा कि आपके माइंड में अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे भी क्या होगा, जो गवर्नर होंगे उनके पास सारा का सारा मैनेजमेंट उनके हाथ में आ जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट का, अगर आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है। फिर बात कर रहा हूँ आर्टिकल 360 की, जिसमें आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है, ये तब लगती है व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की ईश्वर की कृपा से हमारे देश में अब तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, राइट। तो हमारे देश में अब तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। हालांकि आपको एक मैं एग्जांपल यहाँ बताना चाहूँगा कि जब कोरोना पेंडेमिक आया, जब कोरोना प्रॉब्लम इंडिया में आई और जब इंडिया में लॉकडाउन हुआ, तब ऐसे डिबेट्स बहुत चल गए थे और कई लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि क्या ये राइट टाइम आ गया है जब इंडिया की गवर्नमेंट को फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर देनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इन सारी बातों को अफवाह बता दिया और बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हमारे देश में अभी ऐसे हालात नहीं आए हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़े, राइट। देखो एक बात याद रखना कि जब इमरजेंसी लगती है, चाहे वो इमरजेंसी किसी भी तरह की हो, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो या आर्टिकल 352 में इमरजेंसी लगाई गई हो, तब जो हमारा फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम होता है ना, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, फेडरल मतलब जिसमें हमारा ड्यूल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब स्टेट्स के हाथ से, स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ से सारी पावर जो है वो किसके हाथ में आती है, यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम के हाथ में आ जाती है। कहने का मतलब हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास सारी पावर ट्रांसफ़र हो जाती है, बिल्कुल सिस्टम पूरा कन्वर्ट हो जाता है।
प्रेसिडेंट रूल में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम सस्टेन नहीं करता। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? अगले फीचर की बात करते हैं। अगला फीचर है 3 टियर गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे 3 टियर गवर्नमेंट है, यानी कि 3 तरीके की गवर्नमेंट है, 3 लेवल्स पे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है। ओरिजिनली गवर्नमेंट का लेवल 2 ही था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन में आया था। लेकिन बाद में क्या किया गया, बाद में जब 73rd अमेंडमेंट आया, तो देखो यहाँ मैं आपसे एक और अमेंडमेंट डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए अमेंडमेंट भूलना मत, पुराने वाले अमेंडमेंट को भी याद रखो। लास्ट मैंने आपसे 61st अमेंडमेंट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने वोटिंग की एज के बारे में बात की थी। तो 73rd अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ, उसमें पंचायत सिस्टम को रिकॉग्निशन दे दी गई, राइट। पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 11th शेड्यूल को ऐड किया गया एंड 29 फंक्शंस को जोड़ा गया। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे अब जो तीसरा जो लेवल है गवर्नमेंट का, उसमें पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी सिस्टम आ चुका है। गांव में आपको पंचायत देखने को मिलती है और जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे आपको म्युनिसिपैलिटीज देखने को मिलती है, जिनके हाथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, राइट। सो 73rd अमेंडमेंट किसके लिए आया, पंचायत के लिए आया। एंड 74th जो अमेंडमेंट आया उसने अर्बन लोकल बॉडीज़ को बनाया, और उसके लिए शेड्यूल कौन सा ऐड किया गया, सो 12th शेड्यूल उसके लिए ऐड किया गया। तो पंचायत के लिए 11th शेड्यूल एंड म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए 12th शेड्यूल, राइट। पंचायत के लिए पार्ट 9 एंड म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए पार्ट 9A। इज दैट क्लियर? अगला फीचर डिस्कस करते हैं एंड दैट इज द पॉइंट नंबर 17, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ना, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप मुझे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल बता दो, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बेस्ट एग्जाम्पल है इसका अमूल, राइट। तो अमूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने ना हमारी रूरल इकोनॉमी को, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज अमूल के अंदर, आज आपको पता है अमूल के मेंबर्स कौन कौन है, राइट। कितने ऐसे मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, हज़ारों ऐसे मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जो कि अमूल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो उसके मेंबर्स हैं, और वो लोग ही मिलकर उस पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑपरेट कर रहे हैं। अमूल आज इंडिया की सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड कंपनीज में से एक है, राइट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट ने फिर अलग से एक स्टैट्यूट भी बनाया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रिकॉग्निशन किससे मिली, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रिकॉग्निशन मिली फ्रॉम द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी आप एक बार ऊपर वाले जो अमेंडमेंट मैंने बताए, कौन कौन से बताए मैंने आपको, उन पे भी ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको 73rd एंड 74th अमेंडमेंट बताया था, उनको भी ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी, जिसने ये प्रोविज़न किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना अब हमारा एक फंडामेंटल राइट होगा अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, राइट। 2011 में इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद में इसे भी बनाया गया एक फंडामेंटल राइट, ठीक है। और साथ में ऐड किया गया एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया आर्टिकल 43B में, और ये कहा गया कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी डेवलपमेंट हो पाए। साथ ही साथ ऐड किया गया न्यू पार्ट 9B, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इज इट क्लियर? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स को हमने डिस्कस कर लिया। मैंने कुल मिला के आपके साथ डिस्कस किए 17 फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ सेलिएंट फीचर्स को मैंने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था, इस वीडियो में उनका रिवीजन करवाया, और बाकी के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनको भी मैंने इस वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आई रियली होप कि आपको सारे फीचर्स बड़े ही आराम से समझ में आ गए होंगे। आपने सारे जो अमेंडमेंट मैंने डिस्कस किए आपके साथ, स्पेशली जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आपने उन सबको याद कर लिया होगा, और इन पॉइंट्स को लेकर आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे अगले वीडियो का वेट ज़रूर करना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म कैसे कैसे हुआ था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में
जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स थे या जो लीडर्स थे उनका क्या ओपिनियन था। तो उनका जो ओपिनियन था, कैसे क्रिटिसाइज़ किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको मैं डिस्कस करता हूँ अगले वीडियो में। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर करना और अच्छे से जितना पार्ट मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का करवा दिया है इसको अच्छे से याद कर लेना और MCQs की प्रैक्टिस भी कर लेना। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।